हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने मोमेंटम के बारे में तो सेकंड जो न्यूटन्स लॉ था उसमें समझ लिया, ठीक है। लेकिन उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या होता है उसके बारे में जो है वो हम आज बात करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इन एब्सेंट ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, कि जब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर ना लग रहा हो, हमने जो बुलेट वाला दिया तो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो उसमें एक हमने क्या लिया था, बुलेट लिया था, एक ग्लास लिया था, और हमने देखा था कि जब किसी भी मास का बुलेट हो और जब स्पीड से, मान लो वो 20 स्पीड से जब टकराता है तो क्या होता है, वो ग्लास टूट जाता है। अब हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो एक तो उसके मास, किसी भी ऑब्जेक्ट के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सिस्टम ऑफ मास की, ठीक है, सिस्टम ऑफ मोमेंटम की। मतलब हम एक से ज़्यादा मास के बारे में जब बात करते हैं तब क्या होता है। तो पहले तो मोमेंटम की यदि बात करूँ तो टोटल मोमेंटम तो क्या होगा, हमें भी पता है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू जितने भी मास हो उतने का एडिशन, ठीक है। मतलब अब ये m1v1 तो क्या होगा, p1, ठीक है। मतलब m1 मास का जो भी मोमेंटम हो वो m2v2, जो m2 मास का जो भी मोमेंटम हो वो अप टू mn तक, ठीक है, pn तक। तो ये तो मैंने बात कर दी टोटल मोमेंटम के बारे में। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, तो देखिए अब कंजर्वेशन मोमेंटम को आप दो तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला तो न्यूटन के सेकंड लॉ की मदद से, एंड सेकंड वन इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। तो पहले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स सेकंड लॉ वी नो दैट F is equal to dp divided by dt. Change in linear momentum of object in particular time is equal to force, okay, applied force. So यदि मैं बात करूँ for isolated सिस्टम, ठीक है। अब पहले तो ये समझना होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम मतलब, अब मान लो ये मैंने एक बुलेट की बात करी, ठीक है। अब मान लो मेरे पास ऐसे 10 अलग अलग गन्स है, जिसकी बुलेट, अब अलग अलग गन की बुलेट का मास अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ बड़ी होती है, कुछ लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, ठीक है। सबका मास अलग अलग होता है, सब की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जो है वो टकराएगी, ठीक है। तो वो जो 10 10, ठीक है, मेरे पास जो 10 गन्स है, ठीक है, जो बुलेट्स है उसका टोटल सिस्टम यदि मुझे देखना है तो देखिए पहले तो m1v1 मतलब एक का मास, तो उस तरीके से मुझे टोटल मोमेंटम तो मिल गया। लेकिन अब सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्या है कि इस बुलेट पे ये जो सारी बुलेट है ये पूरा एक सिस्टम है, ठीक है। अब बाहर से यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए। मतलब अभी ये बुलेट मान लो ये उसका रास्ता है, वो जा रही है, और बाहर से कुछ आता है और इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओवरऑल आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसकी जो सिस्टम हो उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स बाहर का कुछ भी अंदर ना आए, ठीक है, समझ गए। उसी को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एफ इज इक्वल टू ज़ीरो क्यों होगा, मतलब अंदर मान लो यहाँ पे, अब हमें भी पता है अकॉर्डिंग टू दी थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना आप किसी भी फोर्स पे लगाते हैं उतना ही वो सामने दूसरा फोर्स लगाएगी, ठीक है, ओपोज, वो हमें पता है, थर्ड लॉ हमने समझ लिया है। तो अब यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, ज़ीरो। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ये भी हो गया ज़ीरो। अब ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज ज़ीरो, मतलब मोमेंटम में क्या नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा। मतलब मोमेंटम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, सही है। क्यों, क्योंकि चेंज कोई नहीं हो रहा है, मोमेंटम कंटिन्यूसली जो है वही है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वो तो हम समझ गए। अब
p क्या है, कांस्टेंट है। अब p कांस्टेंट है तो हमें पता है p इज इक्वल टू क्या है, p1 प्लस p2 प्लस अप टू pn है, ठीक है। ये क्या है, ये है कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यही तो हमें देखना है कि जो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो यही कहता है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। इसीलिए आइसोलेटेड सिस्टम है, क्या है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फिर द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब जो टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये तो मैंने सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देखा। अब यदि मुझे थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग देखना है तो वो किस तरीके से देखते हैं वो हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। अब मान लो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ए, ये है बी। अब मैं इन दो एक दूसरे को टकराता हूँ, मतलब कोलाइड करवाता हूँ। अब पहली सिचुएशन में देखिए क्या होता है, मान लें इसकी स्पीड है v1 और वी ए ले लेता हूँ, इसकी स्पीड है vb, ठीक है। अब इससे कोलाइड होने तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड तो ज़्यादा ही होनी चाहिए। अब इसकी स्पीड ज़्यादा है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है वो दोनों टकरा गए, ए और बी। अब यहाँ पर जब कोलाइड होता है, एक दूसरे पर टकराता है, तो बहुत ही कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इस लाइन पे दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब जो फोर्स है वो अप्लाई करेंगे। अब हमें भी पता है जितना फोर्स ए बी पे अप्लाई करेगा उतना ही फोर्स बी ए पे अप्लाई करने वाला है, मतलब एफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बी ए। ये जो मैंने बात करी वो थी ड्यूरिंग कोलिजन, ठीक है, जब कोलिजन हो रहा था तब की मैंने बात करी। अब यहाँ पे एफ ए बी इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एफ बी ए। अब मैं बात करता हूँ इम्पल्स की। इम्पल्स हमें पता है क्या होता है, वो हमने पढ़ लिया हुआ है। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स, जो भी फोर्स होता है मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, मतलब टाइम, ठीक है, जो भी टाइम होता है वो। तो अब ए बी के लिए यदि मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। अब पहले तो एफ ए बी मतलब क्या है कि फोर्स ऑन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, मतलब बी के द्वारा ए पे कितने लगने वाला है और ए के द्वारा बी। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली दोनों का देखना है, ठीक है। ये जो मैंने बात कर दी इम्पल्स इज इक्वल टू एफ ए बी डेल्टा टी, तो अब एग्जैक्टली क्या है, चेंज इन मोमेंटम। अब हमें भी पता है इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पे लिया है एफ ए बी, मतलब अब ये क्या होगा, ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, मतलब ए के जो मोमेंटम में जो चेंज होगा वो होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एफ ए बी लिया है। अब एफ ए बी को पहले समझो क्या है कि फोर्स ऑन ए की, ए पे जो फोर्स लगने वाला है वो इसलिए यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम एम वी वन, ठीक है, एम वी वन। अब मतलब एम वी वन जो यहाँ से इस पे लगेगा, अच्छा मैंने यहाँ पे ए लिया है, एम वी ए माइनस इसका जो भी, इसका मास एम वन, इसका मास एम टू, माइनस बी का जो भी होगा वो क्या है, एम वन वी बी, ठीक है। हाँ, अच्छा एम टू वी बी, ठीक है। अब दूसरे की बारी। हाँ, यहाँ पे एक और चीज़, ये यहाँ पे एक गलती हुई है क्या कि चेंज इन मोमेंटम। मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, ये तो मैंने ए में ए का जो भी मोमेंटम था उसमें से बी का मोमेंटम माइनस किया है, लेकिन ये थोड़ी ना होगा। मेरे को क्या देखना है, चेंज इन, अच्छा ओके, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, मतलब फाइनल मोमेंटम क्या होगा। अब यहाँ पे जो मैंने वी वन की जगह यू ए ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ यू बी। अब आफ्टर कोलिजन मान लो ये हो गया वी ए, ये हो गया वी बी, ठीक है। तो एम वन वी ए जो फाइनल में था वो हो गया, माइनस उसका मोमेंटम जो स्टार्टिंग में वो क्या होगा, एम वन यू ए, ये हो गया ए के लिए। उसी तरीके से यदि मैं बी के लिए बात करूँ तो इम्पल्स इज इक्वल टू एफ बी ए डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो अब एफ बी ए डेल्टा टी इज चेंज इन मोमेंटम
ऑफ पी। वो क्या होगा, वो होगा m2v2 माइनस m2u, अच्छा b है तो b ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इम्पल्स इज इक्वल टू ये है, ठीक है। उसी तरीके से ये इम्पल्स इज इक्वल टू ये, दोनों के इक्वेशन को यदि मैं की मदद से मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों सेम है तो मैं दोनों को लिख सकता हूँ इज इक्वल टू करके। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m1 va माइनस m1 ua इज इक्वल टू m1 v, अच्छा m2 vb माइनस m2 ub, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे यहाँ पे ले जाता हूँ, इसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा m1 va। अब इसे मैं यहाँ पे ले लूँगा और इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, वही सही रहेगा। तो प्लस m2 vb इज इक्वल टू m1 ua, ठीक है, यहाँ पे आ गया मतलब प्लस हो गया, और ये जो है वो माइनस ही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत क्या हो गया, अरे हाँ, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है। वो क्या है, देखिए ये गलती नहीं होनी चाहिए, हालांकि भले ही मुझसे हो गए। देख ये इम्पल्स और ये, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई, चेंज हो गई। अब इम्पल्स में क्या होता है, फोर्स इसका एक यहाँ पे लगने वाला है और एक यहाँ पे, एक दूसरे पे ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। मतलब इसका ये जो इम्पल्स है इज इक्वल टू माइनस ये हो जाएगा ना, मतलब क्या है, इसकी जो स्टार्टिंग में जो ए के ऊपर जो इम्पल्स था, मतलब एफ ए बी डेल्टा टी जो था इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा माइनस। अब ये यहाँ पे आ गया तो हो गया प्लस। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 ub, ठीक है। अब ये माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा प्लस m1 ua, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम, ये टोटल लीनियर मोमेंटम इन फाइनल, मतलब आफ्टर कोलिजन भी कह सकता हूँ, ठीक है। आफ्टर कोलिजन जो ये वेलोसिटी थी उसकी बात हो रही है, तो ये क्या हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो इससे क्या समझ में आया कि फाइनल में जो कोलिजन था, मतलब आफ्टर कोलिजन जो भी मोमेंटम था वो, और स्टार्टिंग में जो कोलिजन के पहले का जो भी मोमेंटम था, वो दोनों क्या है, सेम है। मतलब मोमेंटम में क्या कोई चेंज हुआ नहीं हुआ। तो इससे भी हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि कोई भी चेंज नहीं होता है जब आइसोलेटेड सिस्टम हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई ना हुआ हो तो, ठीक है। तो ये हमने आज बात कर दी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की।